Hello everyone, welcome to our channel Study and Sleep. This is Himani and today we are going to start our syllabus for history. So, we will be starting with modern Indian history. हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कौन सी होती है हमारी जो हमने सीखी हुई है जो ब्रिटिश रूल था हमारा है ना जो ब्रिटिश रूल था वो हमारे हम बोलते हैं उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री डिवाइडेड है एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न में तो हमारा ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं इसलिए हम सबसे पहले जो डील करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी होगा क्योंकि हमें सबको पता ही है ब्रिटिश ने रूल किया था हम पर तो ये हमें पता है लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के मन में ये आता है कि हमको चीज़ें याद नहीं होती हैं हमें हिस्ट्री याद कैसे करें डेट्स हैं उसमें इतने सारे रूलर थे हम क्या कैसे उनको याद करें तो मेरी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है आप पहले स्टोरी देखो जैसे हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं या हम कोई भी मूवी देखते हैं तो हमारे पास ये प्रेशर नहीं होता है ना कि हमें वो चीज़ याद करनी है ये सब है ना हमारे को याद ये सब नहीं प्रेशर रहता है हम एक बार देख लेते हैं तो हमको वो चीज़ें याद हो जाती हैं तो वैसे ही आप स्टोरी देखो उसके बाद उसमें आप अपने कैरेक्टर्स को फिट कर दो और डेट्स को डाल दो और ये स्टोरी हमेशा ऐसे ही चलेगी कि आपको ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा याद करना है स्टोरी जैसे चल रही है आप उसको एक बार देख लो तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है हम इसमें यही करेंगे कि हम पूरी टाइमलाइन देख लेंगे कंप्लीट टाइमलाइन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री जो भी हुआ है इंडिया में हम वो सारा कुछ इसमें देख लेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कौन से ईयर से मॉडर्न हिस्ट्री जो हम ऐसे मार्क करते हैं वो होता है हमारा आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब औरंगजेब की डेथ कब हुई थी 107 में औरंगजेब की डेथ हुई थी तो लेकिन हम वहां से आज स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोपियंस कब आना शुरू हुए ठीक है तो हमारा जो मेन पॉइंट है अभी वो है 1453 ये हमारा ऐसा इवेंट यहाँ पे हो रहा था कि जो इस्तांबुल है यानी दैट टाइम कॉन्स्टेंटिनोपल प्रेजेंट डे इस्तांबुल ये वहाँ पे राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर हुआ था ओटोमन एम्पायर पावर में आया और कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल कर गया तो जब राइज में आया तो सिल्क रूट क्लोज हो गया सिल्क रूट से कौन कौन ट्रेड कर रहा था चाइना इंडिया ठीक है और बाकी जो हमारे जो यहाँ पे इंडोनेशिया है मलेशिया है और पाकिस्तान वाला जो एरिया मतलब सब कुछ ये यहाँ पे ट्रेड कैसे चल रहा था सिल्क रूट से चल रहा था ट्रेड अब वो तो बंद हो गया है लेकिन यूरोपियंस को बहुत सारी चीज़ें हमसे मिल रही थी और हम भी यूरोपियंस के साथ ट्रेड कर रहे थे तो हमें ये मतलब यूरोपियंस को ये ठीक नहीं लगा कि चलो अब ये बंद हो गया तो उन लोगों ने सोचा कि हम दूसरा रूट ढूंढेंगे ठीक है तो वो पहुंचे आपने सुना है ना सी रूट तो वो दूसरा सी रूट ढूंढने गए तो कुछ लोग जो सी रूट ढूंढने निकले इंडिया और ये वाला एरिया के लिए इंडिया इंडोनेशिया उनमें से कुछ पहुंच गए अमेरिका कौन पहुंचा अमेरिका अमेरिका पहुंचे थे कोलंबस तो जैसे कोलंबस अमेरिका पहुंच गए वैसे ही 1496 में हमारा या 1496 में आपको वास्को डगामा वास्को डगामा ने रूट फाइंड किया और वो कैलिकट आ गए कैलिकट यानी इंडिया पहुंच गए वो सो ही वाज द फर्स्ट वन टू कम टू इंडिया वाया अ डिफरेंट सी रूट दूसरे सी रूट से वो आ गए थे और बहुत सारे ऐसे यूरोपियंस आते रहे तो ये क्या थे ये पहले ये है पोर्चुगीज ठीक है जो आज हम लोग बोलते हैं या पोर्चुगल तो ये पोर्चुगीज थे तो ये फर्स्ट इंडिया में कौन अराइव हुआ था पोर्चुगीज अराइव हुए थे जो फर्स्ट थे फिर आए थे डच अब डच क्या हम डच कौन से लोग होते हैं हम डच ऐसी तो कोई कंट्री है ही नहीं डच कौन से लोग हैं ये है द नीदरलैंड्स जो नीदरलैंड्स है हमारा अभी प्रेजेंट डे यूरोप में पहले भी यूरोप में ही था तो जो नीदरलैंड्स के नाम से जाना जाता है वो है हमारा डच उसके बाद कौन आया उसके बाद हमारे ब्रिटिश आए और फिर फ्रेंच
फ्रेंच वर द लास्ट टू अराइव इन इंडिया। फाइन, यूरोपियन पावर में से इन सब मेजर जो आए हैं इसमें से फ्रेंच जो थे वो सबसे लास्ट में आए थे। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब जब हमारा यूरोपियंस का अराइवल हो चुका है, सो यूरोपियंस हैव अराइव्ड, ठीक है, तो यूरोपियन जब आ गए हैं तो अब उनको क्या करना है, उनको तो ट्रेड करना है। तो अभी तो आपस में ही कंपटीशन होगा ना कि पोर्चुगीज ज़्यादा रूल ज़्यादा जगह पे ट्रेड करेंगे, ज़्यादा वो अपना कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएंगे, या डच बढ़ाएंगे, ब्रिटिश बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलेगी आपकी यूरोपियन राइवलरी, ठीक है, यूरोपियन राइवलरी चल रही है। तो यूरोपियन राइवलरी में कौन अल्टीमेटली जीता, ब्रिटिशर्स, उन्होंने हम पे रूल किया तो ऑब्वियस सी बात है वही जीते होंगे। तो ब्रिटिशर्स जीते हैं आपकी यूरोपियन राइवलरी में। तो जब ये जीत गए तो अब ये किसके साथ लड़ेंगे, प्रिंसली स्टेट्स, जो यहाँ पर हमारा जो हम लोग को रूल कर रहे हैं वो प्रिंसली स्टेट्स, और बाकी जो भी रूलर है, जैसे मुगल थे उस टाइम पर, जब ये 1600 में सूरत के पोर्ट पर ब्रिटिशर्स आते हैं 1600 में, उस समय जहांगीर रूलर थे। तो ये अब किसके साथ लड़ाई होगी, प्रिंसली स्टेट्स, यानी हमारे यहाँ पे जो राजा महाराजा थे, मराठास से लड़ाई होगी इनकी, मुगल से लड़ाई होगी, ठीक है। तो इन सब से लड़ाई होगी अब, राजपूत रूलर्स भी थे। तो हमारी अब देखते हैं कि इन्होंने क्या अपनाया। इनकी स्ट्रैटेजी थी कि या तो एनेक्स कर लो, ठीक है, तो ये एनेक्स बाद में करते थे क्योंकि ये है क्या, ये तो एक ट्रेडिंग कंपनी है ना, ट्रेड करने के लिए आए हैं ये लोग। तो या तो ये एनेक्स बहुत कम करते थे, ये लोग बनाते थे अपने अलायंसेस। और उस समय तो जब ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आए हैं 1600s में, तो इनको तो कुछ पता भी नहीं है अभी, है ना, ये अभी अपना जज कर रहे हैं कि हम कैसे करें। इनको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे फैक्शनलिज्म है तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इन्होंने अलायंस बनाना शुरू किया। क्योंकि हमारे जो हमारे पे जो मतलब उस टाइम पे जो इंडिया था उसमें इतने सारे रूलर्स थे और एक दूसरे में लड़ते थे, राइट। मराठास लड़ रहे हैं मुगल से, उसके बाद आप देखोगे अवध, अवध में जब होता है जो पानीपत की लड़ाई है आपकी, उसमें अवध ने सपोर्ट किया है अब्दाली को मराठा को हराने के लिए, राइट। तो हम इंडिया में ही आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा कौन उठाएगा, बाहर से लोग आए हैं वो उठाएंगे। तो अब ये अलायंस बनाएंगे, एनेक्स करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, ब्रिटिशर्स के पास अब पावर आ चुकी है, ठीक है, औरंगजेब की डेथ हो गई और ब्रिटिशर्स हैव द पावर नाउ, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के पास पावर आ गई है। अब जब किसी के पास पावर आएगी तो वो क्या करेगा, वो चेंजेस लाएगा, राइट। तो वो चेंजेस लाने लग गए। वो कैसे चेंजेस लाए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब रूल्स बनाना शुरू किया उन्होंने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में जैसे कैसे कौन कौन से चेंजेस, आपने बहुत सारे एक्ट सुने होंगे, चार्टर एक्ट थे, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 में आपका चार्टर एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट बहुत सारे, मतलब ऐसे चलता रहा, राइट। फिर आगे चल के आपके मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये सारे रिफॉर्म जो है वो सब आए। ये सब क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है जो ब्रिटिशर्स ला रहे हैं। और कौन सा चेंज लाए वो, लैंड रेवेन्यू। लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर जगह के लिए, राइट। सारी लड़ाई ही लैंड की है ऐसे तो लैंड रेवेन्यू, कितना कौन कितना रेवेन्यू पे करेगा। तो आप इसमें बहुत सारे पढ़ोगे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, और फिर रैयतवारी, महलवारी, ये सारे जो हैं ये सब आ जाते हैं। तो पहले तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम राजा गवर्न कर रहे थे, अब इन्होंने एक उसके लिए भी फ्रेमवर्क बना दिया है, तो ये लैंड रेवेन्यू में भी चेंज लाया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और क्या ये चेंज लेकर आए, पुलिस सिस्टम में, जो दरोगा और इन सब का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही लोग लाए हैं। आप पढ़ोगे आगे, जैसे कॉर्नवालिस को बोला जाता है कि मॉडर्न डे सिविल सर्विसेज के वो उनको फादर भी बोला जाता है। तो वैसे ही सिविल सर्विसेज में भी आएंगे चेंजेस, तो सिविल सर्विसेज में चेंज। और एक चीज जो चेंज हो रही थी वो थी सोशियो रिलीजियस चेंजेस। अब सोशियो रिलीजियस चेंज जब हुआ
तो क्या सोशल रिलीजियस चेंज आया होगा? आपको पता होगा एक सती प्रथा होती थी, सती, राइट? तो सती अबॉलिश हुई थी। जो सती प्रथा है उसको अबॉलिश कराया था राजा राम मोहन रॉय के ने दिखाया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, विलियम बेंटिंग को, विलियम बेंटिंग को। तो उन्होंने सती को अबॉलिश किया था। ठीक है। तो जब सती अबॉलिश हुई, अभी तक इनको चेंजेस मिल रहे हैं उनको, हमें ये लग रहा था ना इंडिया को कि ये लोग हमारे को अच्छा बनाने आए हैं, हमें डेवलप कराने आए हैं, क्योंकि ये लोग तो खुद डेवलप्ड है इतने, तो ये हमें भी डेवलप ही कराएंगे, और क्या होगा, है ना? तो उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही नोबल लोग हैं, इनका कोई ऐसा अलग मोटिव नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा तो लेगा ही ना, कोई भी अगर आएगा तो रहेगा, ट्रेड करेगा, कि तो मॉडर्न लोग हैं, इनको तो ट्रेड करना ही है। हम ये सोच रहे थे, बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये लोग तो आए ही हैं हमारी हेल्प करने। लेकिन जब ये सती अबॉलिश हुआ ना, तब आपको पता है इंडिया एक बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है, इसमें जहां पर आपने किसी की प्रथा को और इन सबको छुआ, ये लोग चिढ़ जाते हैं, ईगो हट जाती है कि यार हमारा तो ये तो कल्चर है ना, हमारा इस ऐसे कैसे सती को अबॉलिश कर दिया। सती जबकि एक बहुत ही डेडिकेटेड प्रैक्टिस थी, अबॉलिशन उसका बहुत ही अच्छा कदम था, लेकिन उस समय जो सोसाइटी है उसको लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, पुलिस में, सिविल सर्विसेज में इंडियंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं था। लैंड रेवेन्यू में जो पीजेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो जब एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा था तो उन्हें लगा कि यार ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो दिक्कत हो गई है अब। ठीक है। क्या हो गया इनको, इन्होंने किया म्यूटिनी, 1857 की म्यूटनी हुई। उससे पहले बहुत छोटी छोटी म्यूटनीज हुई हैं, हम उनको देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी म्यूटनीज हुई हैं। कोई मतलब अकेले अकेले लोग लड़ जाते थे, ये थोड़ा एक कंबाइंड एफर्ट था, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद अब आपको पता है कि हमें आज़ादी तो मिली नहीं, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें आज़ादी नहीं मिली। तो क्या हुआ, अब एक लोगों में याद आया लोगों को कि यार हम तो गुलाम बन गए हैं, वी हैव बीन एनस्लेव्ड, अब हम किसी के स्लेव्स हैं। ठीक है। अब ये लगा है लोगों को दुख कि हम सही में, हम तो पहले सोच रहे थे कि ये तो अच्छे लोग हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं है ना, ये लोगों ने हमें स्लेव बना लिया है, तो हम इनके क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, स्लेव हो गए हैं। तो अब यहाँ पे एक कॉन्शियसनेस जागेगी, नेशनलिज्म आएगा लोगों में। ठीक है। नेशनलिज्म आएगा तो क्या करेंगे ये लोग, जब नेशनलिज्म आएगा ये लोग ग्रुप्स बनाएंगे, राइट? हमें अगर कोई भी चीज़ कंबाइंड एफर्ट से चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट? इससे पहले भी बनी है छोटी छोटी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, दादा भाई नौरोजी और इन सब के इन लोगों ने हेड किया, एम जी राना डे, ये सारे जो थे फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इस टाइम पर, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी वो ये थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, ये लोगों ने सोचा कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो है ठीक, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमें चाहिए क्या था। लेकिन अब धीरे धीरे इनको समझ आने लगा है कि ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या चाहिए, इनको सब पता है, ये लोग सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हमने इनके अर्ली लीडर्स को, जो अर्ली लीडर्स थे वो क्या थे, मॉडरेट्स, और जो बाद में लीडर आएंगे हम उनको बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट। जो मतलब ये लोग मॉडरेट्स जो थे वो लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देते थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पर लोगों को बताएं कि ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने सोचा कि हम इनको बताते हैं दैट ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग अस, ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या, कैसे करेंगे हम ये, तो जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक लेकर आए
कि कैसे हमारा सामान लेके जा रहे हैं। और हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि देखो ये लोग रेलवेज लेकर आए हैं, टेलीग्राफ सिस्टम लेकर आए हैं, जो आपका 1857 है, उसी मतलब 1850s में ही आपका रेलवेज आया था, टेलीग्राफ सिस्टम आया था, कनाल सिस्टम आया था। सबको लग रहा था कि यार ये तो कितने अच्छे लोग हैं, हमारे को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये जो रेलवेज वगैरह हैं वो किसके लिए थे, कौन बेनिफिट कर रहा था, इंडियंस नहीं, उनको रेलवेज ट्रेड के लिए चाहिए थे, राइट। तो वो अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने लाया था। ये हो गया रेलवेज का बता दिया। ट्रेड पॉलिसीज जो थी इनकी, वो इंडिया के साथ ट्रेड पॉलिसीज भी इनकी खराब थी। क्या करते थे, कॉटन यहाँ का लेंगे खरीद के, ले जाएंगे अपना यूरोप में, यूरोप से कपड़े बना के यहाँ लेकर आएंगे। पूरा का पूरा जो हमारा मिल वगैरह थी, जो क्लोथ्स की, वो सब एक खत्म हो चुकी थी यहाँ पर, पूरा इंडस्ट्री खत्म हो चुका था। उसके बाद जो फैक्ट्रीज एक्ट आए हुए थे वहां पर, उस समय पर फैक्ट्रीज एक्ट लेकर आए थे ये लोग। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट थे वो ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे। तो ब्रिटिशर्स को अगर वो फेवर कर रहे हैं तो हमारे बेनिफिट के लिए कहाँ हुए, इंडियन इंडियन बिजनेसमैन को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। और एक आया था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ सबको पता है, यहाँ से ये लोग टिम्बर ले जाएंगे, हमारा फैब्रिक वगैरह सब ले जा रहे हैं, सब रॉ मटेरियल ले जाके वहां पे बना के हम ही को लाके बेच दे रहे हैं, है ना। टिम्बर वगैरह जो था, सारे के सारे पेड़ काट दिए। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि कितने सारे जानवरों को मारा गया था लग्जूरियस गुड्स बनाने के लिए। ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये जो मॉडरेट्स थे, उन्होंने मॉडरेट लीडर्स, उन्होंने सोचा कि हम आपको ये सब समझाएं, ठीक है। जो हमारे जो कॉमन लोग हैं उनको नहीं समझ आ रहा है, कॉमन लोग ये ऐसा क्यों हुआ कि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 1857 में ना सारे लोग साथ नहीं थे, पूरा इंडिया नहीं लड़ रहा था। एक तो पहले हमारे अंदर इतना डिवीजन कि यहाँ कोई और राजा, यहाँ कोई और रानी, ऐसे ऐसे करके था। तो सबने सोचा कि लड़ेंगे तो साथ में, लेकिन जैसे हमारा जो कॉमन मैन है ना, वो ही ब्रिटिशर्स के साथ था। तो ब्रिटिशर्स के साथ थे, तो ये इन लोग को बताना जरूरी था कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। फिर हमने मॉडरेट्स के बारे में बात कर ली। और भी तो एक लीडर का ग्रुप है, वो है एक्सट्रीमिस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो ये दिखाना चाहते थे कि इनका रूल चैलेंज किया जा सकता है। जो हम लोग अभी तक सोच रहे हैं कि इतना सारा इन लोगों ने बना लिया, इनके पास मिलिट्री है, ये है, मतलब इनके पास आर्मी है, आप कुछ भी करोगे तो ये आपको सप्रेस कर देंगे, मार देंगे। तो इन्होंने ये बताना चाहा एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने कि हम इनका रूल वो चैलेंज किया जा सकता है। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अपनाते थे, जैसे बॉयकॉट करना, ना मतलब जो नौक रूल्स का फॉलो ना करना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड बोल सकते हैं उनको। और जो मॉडरेट्स थे ना, वो उनका मॉडल था पीपीपी मॉडल, प्रेयर, प्ली एंड पिटिशन। वो सोचते थे कि इनको पता ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, इनको पता ही नहीं है। तो ये लोग चाहते थे कि उन्हें अगर कोई भी रूल में चेंज चाहिए तो वो बोलेंगे कि लेजिस्लेचर में जाएंगे, हम जाके वहां बात करेंगे, हम रूल बनवाएंगे। सुनने वाला है क्या कोई, कोई नहीं सुनेगा। तो ये हो जाता है। इतना खिटपिट करते करते 1905 आ जाता है। 1905 आने से पहले 1903 में क्या हो रहा है, 1903 में बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हो जाता है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पर है, वो बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर देते हैं। पहले आपको पता है ना, बंगाल पूरा था, आज जो बांग्लादेश है और हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये पूरा बंगाल कहते थे हम इसको। और मतलब अभी तो मतलब इतना ही है, ऐसे बिहार का और उड़ीसा, ये सारा एरिया जो था वो सारा हम बंगाल कहते थे। तो लेकिन जो बांग्लादेश वाला एरिया है ना, उसको बना दिया था इन्होंने ईस्ट बंगाल, और यहाँ का बना दिया था वेस्ट बंगाल, राइट। ये सब हुआ था 1905 में। तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ। लोगों ने सोचा कि हम अ, ऐसा नहीं होने देंगे। और हम पिकेटिंग हुई, लीकर शॉप की पिकेटिंग हुई, सारे शॉप लोगों ने वो कर दिए, दंगे हुए, मतलब वो होता है ना, प्रोटेस्ट किए गए, रेवोल्यूशन हुआ। और क्या हुआ, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, लोगों ने लेजिस्लेचर, जैसे ये जो है हमारे मॉडरेट्स, ये लोग आपको लेजिस्लेचर में मिलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जहाँ पे रूल बन रहे हैं ना, वहाँ पे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए हैं ना, उसमें इन्होंने हम इंडियंस को सीट दी है।
पर वो ऐसी बात है कि सिर्फ तुम्हें दिखाया है, दिखावा है कि तुम्हारे पास कुछ पावर है, ऐसे तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। मतलब अगर तुम ऐसा थोड़ा ना कि अगर तुम नहीं चाहोगे तो कोई रूल पास नहीं होगा, रूल पास होगा, बस तुम्हारा नॉमिनल सा रिप्रेजेंटेशन दे दिया इन्होंने कि हाँ तुम भी हो, तुम भी रूल बना रहे हो, लेकिन ऐसा तुम कुछ बना नहीं रहे हो। तो जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, एकदम पूरा मासे से इकट्ठे आ गए कि यार ये कैसे हमें डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है और ये लोग डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है ना कि 1907 आता है और सूरत में सेशन हो रहा होता है, वहां पर हो जाता है स्प्लिट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट जब हो जाता है तो मॉडरेट अब अलग हो गए हैं और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए हैं। ठीक है, अब जब भी कोई मास मूवमेंट, जैसे अभी बंगाल पार्टीशन के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा मास मूवमेंट हुआ था, वो ऐसा टाइम है कि जहाँ पे हर किसी ने पार्टिसिपेट किया, विमेन हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, सारे रिलीजन ने पार्टिसिपेट किया, हर जेंडर ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने किया, मेन ने किया, हर किसी ने, जो पढ़ा लिखा है वो भी, पेजेंट है वो भी, जो नौकरी कर रहा था नौकरी छोड़ दी उसने, सिविल सर्विसेज से भी कुछ लोगों ने रिजाइन दिया था उस समय। तो ये सब हुआ उस समय, लेकिन क्या हुआ आखिरी में, बंगाल का पार्टीशन हो गया। अब मासेस बहुत दुखी हैं, उसी में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की खुद की आइडियोलॉजी नहीं मिलती, जो आप आईएनसी में कैसे रहोगे, है ना। तो अब क्या हो गया, मैंने बताया मैं आपको कि यहाँ पे सूरत स्प्लिट हो चुका है। बस सूरत स्प्लिट इसलिए बोलते हैं इसको, सूरत में सेशन था और वहां पर इनकी आपस में बन नहीं रही थी, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि ठीक है चलो हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो अब जब कोई भी ना मास मूवमेंट डिसिपेट होगा ना, तो आप ये याद रखो कि तीन चीजें होंगी। जब भी कोई मास मूवमेंट डिसिपेट होता है तो कोई तीन ही पॉसिबिलिटी है। अब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग री एंट्री करें काउंसिल्स में, क्योंकि अभी स्वदेशी मूवमेंट हुआ, हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह सब छोड़ दिया, जो उस समय रूल बना रहे थे वो सारे लोग वो सारे लोगों ने रिजाइन दे दिया कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है। तो या तो वो री एंट्री कर सकते हैं और कुछ लोग करेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है, जैसे प्रमोशन ऑफ खादी, खादी का प्रमोशन करते थे, और वो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे थे कि ब्रिटिशर्स कैसे हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि हम इनके रूल से बाहर आ सकें। ये हो गया, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव वर्क। और एक है हमारा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होता है जो वायलेंट एक्टिविटीज हो रही होती हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो है 1908 से लेकर 1915। ये जो पीरियड है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ये पहला फेज है। इसमें क्या होगा, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज उठेंगे, पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, है ना। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एजिटेशन होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख लो, पंजाब में होगा, बंगाल में होगा और महाराष्ट्र में भी होगा। लेकिन एक बहुत ही नोटेबल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, वो हुई थी आपकी अब्रॉड में। अब्रॉड में कहाँ, अब्रॉड में सैन फ्रांसिस्को। ये था आपका 1913 में गदर पार्टी का बनना। हम आगे पढ़ेंगे। तो ये गदर पार्टी जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब्रॉड में बनी है। ठीक है, यहाँ इंडिया में नहीं बनी है, ये सैन फ्रांसिस्को में बनी है। वहां पे भी तो लोग हैं ना, इंडियंस तो वहां पर भी हैं, तो वहां पर। और एक और एक्टिविटी क्या होती है, एक और इंसिडेंट हो जाता है 1914 में, कोमागातो मारू इंसिडेंट। ये जो कोमागाता मारू इंसिडेंट है वो ये है कि ये एक शिप जा रही थी वैंकूवर कनाडा, वहाँ पे जो ब्रिटिश और जो सिख्स हैं वो ज़्यादातर जाते हैं ना कनाडा, तो वो वैसे ही वो लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो सिख्स को लगा कि यार हमने तो तुम्हारा हेल्प किया था, जो कॉमन मैन ने सपोर्ट नहीं किया था ना 1857 में, वैसे ही सिख्स भी थे जो उनके साइड थे। बहुत सारे लोग थे, मतलब आधे से ज्यादा जनता तो ब्रिटिशर्स की साइड ही थी कि ये तो हमको डेवलप कर रहे हैं, देखो इतना ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, ये सब सोच रहे थे, कि किसी को पता तो था नहीं। तो वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जब इंसिडेंट होता है, इनको उतरने नहीं देते हैं वैंकूवर में, वापस भेज देते हैं। तब इनको लगता है कि यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो ये कोमागाता मारू इंसिडेंट होता है आपका 1914 में।
और उसके बाद 1915 में जब पता चला लोगों को कि हमारे साथ सिख वगैरह को पता चला कि ऐसा हुआ है वहां पर, तो ये क्या करते हैं, ये लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते हैं, छोटी मोटी जैसे करना शुरू करते हैं रेवोल्यूशनरी एक्ट्स पंजाब में, लेकिन ये फेल हो जाता है। ठीक है, हर चीज जो भी होगी इंडिपेंडेंस से पहले, वो सारी चीजें फेल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए ना, लेकिन वो सारी चीजें फेल हो रही हैं। अब क्या होता है, ये आपका 1915 तक ये चीज चला। 1914 में तिलक आते हैं, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो तिलक और एनी बेसेंट अलग अलग जगह पर हैं दोनों। वो लोग शुरू करते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग मूवमेंट होता है। ठीक है, हमने अभी देखा कि आयरलैंड को होम रूल मिल गया, मतलब डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, उनको डोमिनियन स्टेटस मिल गया कि ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर, लेकिन वो अपने आप को खुद ही गवर्न कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना ले लें। तो होम रूल लीग स्टार्ट होता है आपका 1916 से 1918 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ चेंजेस मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सब चुपचाप बैठ जाएंगे, है ना। एनी बेसेंट अपना मूवमेंट विड्रॉ कर लेंगे, तिलक को कोई काम आ जाएगा तो उन्हें अपना मूवमेंट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो एक चीज हुई है, वो ये हुई है कि जो 1915 में है ना, एक बहुत ही खास कैरेक्टर की एंट्री हुई है अभी। कौन है वो? गांधी जी। गांधी जी के दो फेजेस हैं। ठीक है, गांधी जी के दो फेजेस हैं। एक है उनका साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका का हम एक कोई बहुत ही ब्रीफली बाद में पढ़ लेंगे। साउथ अफ्रीका में ही इज एन अचीवर। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं ना, उसमें गांधी जी का स्टेटस क्यों ऊपर है? क्योंकि उन्होंने अफ्रीका में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पोल टैक्स पे वो हुआ, और ऐसे टॉल्स्टॉय फार्म, ये सारी चीजें हैं, तो उनको वहाँ पे जीत मिली है। तो वो क्या है, वो एक अचीवर है। लेकिन यहाँ पर जब आए हैं गांधी जी, तो गांधी जी इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज। उन्होंने होम रूल लीग पे पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड इवेंट चल रहा है अभी। 1914 से लेकर 1919 तक क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर वन। तो गांधी जी अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होते थे। वो उन्होंने बोला कि हम मैं कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहता, ये लोग अभी वीक है, ब्रिटिशर्स जो है वो वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ है, तो वो वीक है, तो हम अभी कोई लेंगे नहीं इनसे, मतलब ऐसा इनका फायदा नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को दूर रखा, होम रूल लीग से वो दूर थे। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया उन्हें सब कुछ, वो छोटी छोटी अपीयरेंसेस बनाते रहते थे। छोटी छोटी क्या, जैसे चंपारण। चंपारण में जो हमारा वो था इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर, उन्होंने लड़ाई वहाँ पे एक छोटा सा उनका एक स्मॉल विक्ट्री, जहाँ पे उन्हें विक्ट्री मिली थी। ठीक है, चंपारण में मान गए थे बाद में लोग। वैसे अहमदाबाद मिल में और खेड़ा में। ठीक है, ये तीन जगह पर गांधी जी आए और इनको विक्ट्री मिली। ठीक है, ये स्मॉल विक्ट्री थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को ही पता था कि ये इंसान है, ये अचीवर है, इन्होंने कुछ, ये लोग बहुत कुछ करके आए हैं। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा डर तो था ही, है ना। तो वैसे ही उनको ये छोटी छोटी विक्ट्री मिली। और अब क्या हो जाता है ना, जब हमारा धीरे धीरे जब हम बढ़ रहे हैं, तो 1919 में क्या हो जाता है, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर है ना। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। ठीक है, जो एक बहुत ही सैडनिंग इवेंट है, राइट। तो जब वो सैडनिंग इवेंट हो जाता है, तब लोगों को वो अब रिवेंज लेना है हमें, है ना। सबको ये लगता है कि हमारे को तो रिवेंज लेना है। अब आपको पता है जलियांवाला बाग का एक्चुअल में रिवेंज कौन लिया था, किसने लिया था? इतने सारे लोग मरे, ये सब कुछ रिवेंज तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसके इसके ही गुस्से में आकर जो सरदार उधम सिंह है, अभी मूवी भी आई है उन पर, राइट। तो जो सरदार उधम सिंह है, उन्होंने असैसिनेट किया था जनरल डायर को। दो जनरल डायर्स हैं। ठीक है, एक जनरल डायर है जो उस समय प्रेजेंट था, वहीं वहीं पर प्रेजेंट था, जिसने फायरिंग के ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन एक जनरल डायर वो भी हैं जो उस समय के गवर्नर थे पंजाब के, जिसने ऑर्डर असली में पास किए थे। तो जो गवर्नर है ना, उनको उधम सिंह ने मारा था। जो उधम सिंह जी हैं, उन्होंने वो गवर्नर को मारा था।
ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। और 1919 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों को लगा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, चलो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आ गया। लेकिन 1919 बहुत ही डायनामिक साल चल रहा है। 1919 में ही आपका राउलेट एक्ट आता है। तो जो राउलेट एक्ट है वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही ऑपरेशन वाला एक्ट है, मतलब बहुत ही दबाव वाला एक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब गांधी जी बोलते हैं नहीं अब इतना तो नहीं होगा। तो राउलेट सत्याग्रह शुरू हो जाता है। ठीक है, जब राउलेट सत्याग्रह शुरू होता है उसी टाइम पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वर्ल्ड इवेंट चल रहा है ना, वर्ल्ड वॉर। तो 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है। तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है, ओटोमन अम्पायर खत्म हो रहा है। ओटोमन अम्पायर का हारने का क्या मतलब है, खलीफ चलते थे पहले, है ना, खलीफ सिस्टम, कैलिफैट। तो जो वहां पे खलीफ था, वो खलीफ को क्या मानते हैं, खलीफ होते हैं जो इस्लाम में लीडर्स हैं, मतलब उनके लीडर को खलीफ बोलते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो रहा है क्योंकि ओटोमन एम्पायर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी इंडिया में भी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको बहुत वो लगा कि यार हमारा कैसे ऐसे खत्म कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करते करते 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। इसमें गांधी जी, अब गांधी जी राउलेट एक्ट से एकदम वो हो गए, हाँ हम करेंगे, सत्याग्रह करेंगे हम। तो ये सब होना शुरू हो गया, एनसीएम स्टार्ट हो गया। एनसीएम के साथ एक और चल रहा था, उसको खिलाफत मूवमेंट है वो, है ना। खिलाफत मूवमेंट कौन कौन चला रहा था, दो ब्रदर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। और एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट सब दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब ये होते होते 1921 आया, सत्याग्रह ये एनसीएम चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये हमारा चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, सबने बॉयकॉट कर दिया, लोग लॉयर्स वगैरह जो भी हैं सबने, जजेस ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, ये सब कुछ चल रहा है, स्कूल में लोग नहीं जा रहे, काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन 1921 में हो जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट होने से क्या होता है, गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, वायलेंस हमें नहीं चाहिए। वायलेंस जहां पर भी होगा मतलब हम रेडी नहीं है अभी अपने देश को खुद गवर्न करने के लिए, अभी हम रेडी नहीं है इंडिपेंडेंस के लिए, इसलिए वायलेंस हो रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एनसीएम को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया एनसीएम। अब इससे क्या होता है ना, अब लोग तो एजिटेटेड है, सारा का सारा इंडिया आ चुका है यहाँ पर, दे आर प्रोटेस्टिंग, राइट। और यहाँ पर अब हमारा हो जाता है मूवमेंट विड्रॉ, जो हमने सत्याग्रह हम कर रहे हैं वो हो गया विथड्रॉ, मतलब मूवमेंट डिसिपेट हो गया, खत्म हो गया मूवमेंट। तो अब हमारे पास फिर से आ जाएंगे क्या, तीन ऑप्शंस। आपको मैंने ये बताया था, लेजिस्लेचर में एंट्री हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होंगी। अब ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कौन सी होगी, ये सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है। लेजिस्लेचर में अब री एंट्री के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक चीज और हुई थी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। जो ये यहाँ पे चल रहा था, तो 1916 में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने बोला कि यार देखो सही काम चल नहीं रहा है अपना, है ना, तुम भी अलग कर रहे हो हम भी अलग कर रहे हैं, कोई कुछ एक चीज आ नहीं पा रहा है। और ब्रिटिशर्स तो चाहते ही है ना कि हम टूट जाए, राइट। तो वो चाहते ही हैं कि हम लोग टूट जाएं। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे। लखनऊ में जब सेशन था कांग्रेस का, तो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, और यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक साथ वापस आ गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो मतलब पूरा कांग्रेस एजिटेट कर रहा था उस समय एनसीएम के टाइम पर। अब यहाँ पे जब लेजिस्लेचर में वापस एंट्री करना है तो एक्सट्रीमिस्ट तो बोल देंगे ना यार कुछ तो होता नहीं है वहां पर, सब फालतू का टाइम पास हो रहा है, बस हम कोई लॉ पास करा नहीं सकते, हम अगर उसको रोक भी दें तो वाइसरॉय पास कर देगा, है ना। तो यहाँ पे तो अभी इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था, एनसीएम के टाइम पे हर चीज बॉयकॉट हुई थी, तो ये भी बॉयकॉट हो गया था। लेकिन अब ये लोग फिर से एंट्री करेंगे। अब कौन एंट्री कर रहा है, कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी। हम कांग्रेस से ही एक छोटा सा टूट कर, ये लोग साथ ही में है, ऐसा नहीं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ये लोग साथ में ही है, लेकिन इन्होंने पार्टी बनाई, मोतीलाल नेहरू और आई मीन सी आर दास, ठीक है, इन लोगों ने पार्टी बनाई, और ये लोग
इलेक्शंस लड़े। इन्होंने इलेक्शन जब लड़ा तो इनको विक्ट्री भी मिली। ठीक है, ये लोग जीते और ये लोग वहाँ पे ये लोग अपना आराम से रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, रूल तो नहीं, मतलब ये लोग थोड़े बहुत इलेक्शन में सीट्स जीत गए और अपना लेजिस्लेचर से काम कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नॉर्मल, वही अवेयरनेस फैलाना, खादी को प्रमोट करना, स्वदेशी के सम्मान को प्रमोट करना, ये सब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का सेकेंड फेज आ गया है। अब सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में अलग अलग चीज़ें होंगी। हम जो सेकेंड फेज मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं? 1924 से लेकर 1931, ये हमारा है सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पर एक एसोसिएशन बन रही है HRA। अब सारे बड़े नाम इससे जुड़े हुए हैं। अब आप देखो कौन कौन। पहले HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑन आर्मी। ठीक है, इससे आपका कौन कौन जुड़ा हुआ है? अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। ये तीनों बड़े नाम जो हैं वो HRA के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं? अब बहुत ही फेमस आपने सुना होगा, काकोरी डकैती, राइट? तो 1924 में HRA बनता है, 1925 में काकोरी डकैती होती है। ठीक है, तो जो काकोरी डकैती यहाँ पर होती है उसमें पकड़े जाते हैं ये लोग, जो बहुत सारे लोग, ये अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल, ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं। पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद ही रहेंगे। ठीक है, वो नहीं पकड़े जाएंगे। काकोरी डकैती हो जाती है। अब इन्हें लगता है यार अब थोड़ा सा चेंज मुझे लाना पड़ेगा, है ना? चंद्रशेखर आज़ाद को ये लगता है चोरी वगैरह करके हमारा काम चलने नहीं वाला है। तो वहीं पर पंजाब में क्या हो रहा होता है? यूथ पॉलिटिक्स थोड़ी सी चल रही होती है। वहाँ का जो यूथ है वो थोड़ा रेवोल्यूशन रेवोल्यूशनरी माइंड के साथ चल रहा होता है। वहाँ पे कौन है? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह हैं, राजगुरु और सुखदेव। ये लोग सोच रहे होते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो 1928 में अब ये लोग किसके साथ? ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी उन्होंने उनको पकड़ा नहीं गया ना काकोरी डकैती में, वो और ये तीनों लोग मिलकर बनाते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये लोग बनाते हैं तीनों लोग मिलकर। अब ये क्या करते हैं? इन्हें अब चंद्रशेखर आज़ाद को ये तो पता है कि यार अगर मैं वायलेंस करो या चोरी डकैती करो तो दिक्कत होती है। आप मासेस को पूरा वो नहीं कर सकते, आप मासेस के साथ बैठ नहीं सकते। अगर आप चोरी करके थोड़ा ना बैठ सकते हैं यार, पुलिस तो पकड़े लेगी, है ना? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जो वायलेंस वगैरह है ना, दे आर इट इज एन हिंड्रेंस, है ना? वो हिंड्रेंस है हमारा मासेस को मोबिलाइज करने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि यार हम वायलेंस नहीं लेंगे, है ना? वायलेंस को इन्होंने बोला कि नहीं, वायलेंस नहीं करना है। लेकिन अब दुनिया सुधरना, ये सुधरना चाहते थे पर इनको दुनिया सुधरना देना नहीं चाहती थी। तो क्या हो जाता है? लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है 1928 में ही। लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, आपको पता होगा वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया होता है और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब लगा कि इनको यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो इन्होंने सोचा कि हम अब बदला लेंगे। 1929 में इन्होंने, सॉन्डर्स है एक, सॉन्डर्स जिसकी जो ब्रिटिशर होता है, तो उसका असैसिनेशन हो जाता है, असैसिनेशन उसका मर्डर हो जाता है सॉन्डर्स का। और इन लोगों ने असेंबली में बॉम्ब फेंक देते हैं ये लोग, है ना? बॉम्ब डाल देते हैं असेंबली में, तो ये पकड़े जाते हैं। अब ये जब पकड़े गए तो 1931 में, ये 1929 में पकड़े जा चुके हैं, 1931 में इनको फांसी हो जाती है। ठीक है, तीनों लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों लोगों को फांसी हो जाती है। इस बीच में ये लोग अपना जितना भी करना होता है तो ये लोग कोर्ट वगैरह से, कोर्ट्स में जाके स्पीचेस देते थे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, लोग नोटिस करें कि हमें
ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा होना है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर इनको हैंग कर दिया जाता है। सिमिलरली बंगाल, अभी हमने पंजाब की बात की ना, बंगाल में एक चिट्टागोंग ग्रुप चल रहा है। तो चिट्टागोंग ग्रुप जो है उसका लीडर है सूर्यसेन। तो सूर्यसेन और ये लोग भी मतलब इनका बहुत खौफ चल रहा होता है, ये लोग डकैती वकैती ये लोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये पकड़े जाते हैं और इनको भी मतलब 1930 में पकड़े जाते हैं और 1934 में इनको हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड हो गई। जो सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है ये अब खत्म हो गया। तो हमने कहाँ तक हमने देखा था, हमने देखा कि 1924 से लेकर 1926 तक जो कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी है वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उन्हें पता था यार ये सब यूजलेस है ना, टाइम पास हो रहा है बस, कोई कोई हम लोग कोई कंक्रीट काम नहीं कर पा रहे हैं। तो 1928 में आता है साइमन कमीशन। ठीक है, आपने सबने सुना होगा गो बैक साइमन वाले जो नारे लगे थे। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन आता है उसमें वो क्यों आता है, ताकि ये लोग प्रपोज कर सके क्या क्या चेंजेस चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि इंडियंस आर नॉट कम्पिटेंट इनफ कि वो अपने लिए डिसाइड कर सके, अपने लिए रूल बना सके। अब तो भाई अपनी ईगो तो हर्ट हो गई हमारी, हम सोचा कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, हम अपने देश के लिए सोच नहीं सकते क्या, सोच सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप ऐसा आपने वो कर दिया है, अब ये गलत है। तो इन्होंने बोला, इनको गलत प्रूव करने के लिए नेहरू रिपोर्ट दी। अब ये नेहरू रिपोर्ट कौन, ये कौन से नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर जो मोतीलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसी में आपको दिल्ली प्रपोजल्स और जिन्ना जिन्ना पॉइंट, हाँ दिल्ली प्रपोजल्स मिलेंगे, कि दिल्ली प्रपोजल और जिन्ना पॉइंट्स भी आए थे कि हाँ हम ऐसा प्रपोज करते हैं, आप ये चीज़ मानो, है ना। गांधी जी बोलेंगे मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ आपको, अगर आपने अगर हमें नहीं दिया, 1930 तक हमें आज़ादी नहीं मिली, पूर्ण स्वराज अब मांग लिया है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात हो गई है कराची रेजोल्यूशन में, लाहौर रेजोल्यूशन में। हम्म, तो हमारा ये पूर्ण स्वराज की बात हो चुकी थी। तो अब क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने बोला कि इतने दिन का मौका क्यों दे रहे हो मुझे, है ना। 1930 में हमने बोला कि हमें दोगे कि नहीं दोगे, 1928 में बात चल रही है, उन्होंने बोला 1 साल 2 साल का हमें टाइम क्यों दे रहे हो, हम अभी बोल दे रहे हैं कि हम तुम्हारे को नहीं देंगे। हाँ, लाहौर सेशन में बात हुई थी। लाहौर सेशन जो है 1929 में लाहौर सेशन में बात हुई थी कि हमें चाहिए अब पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब हमें डोमिनियन स्टेटस से हमारा काम नहीं चलेगा। होम रूल ही तक क्या था, डोमिनियन स्टेटस, अब हमको चाहिए पूरी हमारा अपना सेल्फ रूल होना चाहिए पूरा का पूरा, पूर्ण स्वराज मिलेगा हमें। तो उन्होंने बोला कि इतना क्या सोच रहे हो, हम तो नहीं देंगे। ठीक है, 1930 तक उन्होंने बोला था, तो उन्होंने बोला कि नहीं दोगे, चलो ठीक है। तो क्या होगा 1930 में, 1930 में लॉन्च होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, डांडी मार्च करके सॉल्ट लॉ तोड़ेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होने के बाद क्या होता है, अब इसी टाइम पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट कर दी जाती है कांग्रेस के द्वारा, बुलाया जाता है कि आओ बैठो, देखो चाय पानी करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है इंडिया के साथ। तो कांग्रेस बोलता है नहीं, हम अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, और नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बात तो तुम मानते नहीं हो हमारी, है ना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर अब सीडीएम ये चल रहा है 1931 में। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बारी आ चुकी है। ऐसा नहीं था कि कोई नहीं जा रहा था, बी आर अम्बेडकर जो हैं उन्होंने सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। ठीक है, 1930 में सिर्फ कांग्रेस ने ही ये इसको बॉयकॉट किया था, बाकी सारे लोग गए थे, जिन्ना और ये सब लोग, ये लोग गए थे। तो गांधी जी और कांग्रेस इनमें से कोई भी नहीं गया था। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो गांधी जी गए। ठीक है, गांधी जी पार्टिसिपेटेड, बट देयर वाज नथिंग दैट वाज इन फेवर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के फेवर का वहां पे कोई भी बात नहीं हुआ था। अब जब ऐसा कोई बात हुआ नहीं, और उसी टाइम पर एक और चीज आ गई थी, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया था, कम्युनल अवार्ड एक हमें पढ़ेंगे हम, कम्युनल अवार्ड फॉर
मुस्लिम्स, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को मिल जाते हैं और कांग्रेस रिकॉग्नाइज भी कर लेती है। ये आपका होगा लखनऊ पैक्ट में 1916 में जो हो रहा है वहां पर। और वैसे ही यहाँ पर अब दलित के लिए भी कॉम्युनल अवार्ड आ गए हैं। ठीक है, कि यहाँ पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आओ। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है, जैसे आजकल के टेट में हमारा क्या है, आजकल हमारा रिजर्वेशन होता है ना, कि कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, तो हमारा रिजर्वेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, जो रिजर्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पर से उसी कम्युनिटी का इंसान खड़ा होगा और सारे लोग वोट करेंगे। मान लो कि वुमेन कैंडिडेट के लिए अगर रिजर्व किया है, तो वुमेन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ी होगी, मेल कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, कोई फीमेल कैंडिडेट खड़ी होगी। लेकिन वोट जो है ना, वो हर रिलीजन का आदमी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स वोट कर रही हैं वहां पर, या किसी एक अलग रिलीजन की फीमेल्स वोट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर कोई वोट करेगा, सीट पर खड़ा सिर्फ वो आदमी होगा जिसके लिए रिजर्व की गई है। तो वैसे बोला कि अगर आपको दलित दलित के लिए अभी भी होता है ना, तो वैसे बोला कि दलित के लिए आपको सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि दलित ही खड़ा होगा, दलित ही वोट करेंगे, बाकी कोई वोट नहीं करेगा। तो ये तो ठीक बात है नहीं। तो गांधी जी और अंबेडकर में बहुत सारी बातें हुई, गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों लोगों ने फिर मान गए कि ठीक है, हाँ हमें जरूरत नहीं है कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। तो कम्युनल अवार्ड का जैसे तैसे करके पूना पैक्ट में खत्म किया गया। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, तो ये चीज खत्म हुई। उससे पहले 1931 में क्या होता है, 1931 में ही अरेस्ट हो चुके होते हैं गांधी जी। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद, जब ये कम्युनल अवार्ड ये सब कुछ चीज़ ठीक से काम हो नहीं रहा था, और आफ्टर 2-3 इयर्स 1934 में हमारा जो सीडीएम है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, सीडीएम को विड्रॉ कर लिया। अब ये हो रहा है, अब 1935 आ गया। 1935 में वापस हम क्या करेंगे, फिर से हमने री एंट्री कर लेंगे हम लोग काउंसिल्स में। तो री एंट्री कैसे करेंगे, 1935 में इलेक्शंस हुए। ठीक है, और इलेक्शन जब हुए तो वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। अब ये पहला बार है जहाँ पे कांग्रेस, जो प्रोविंसेस है हमारे, सेंटर पे नहीं प्रोविंसेस पर, हम लोग जीत गए थे प्रोविंशियल इलेक्शंस। 28 मंथ्स का रूल कांग्रेस ने किया था प्रोविंसेस में। ठीक है, तो लेकिन अब क्या हो जाता है 1935 में, यहाँ पे हमने आराम से रूल वगैरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन 4 साल बाद एक वापस से एक मेजर इवेंट होने वाला है। वो क्या है, वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो बेलिजरेंट नेशंस थे जिसके साइड पे ब्रिटिश हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि इंडिया हमारी साइड है। ठीक, अब इंडिया हमारी साइड है, लेकिन हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। इंडियंस को ये लगा यार हम लोग तुम्हारी साइड कैसे हो सकते हैं, तुम हमसे पूछ तो लो एक बारी। तो अब इनसे जब पूछा नहीं, तो इन्होंने आके बोला रिजाइन। सबने दे दिया रेजिग्नेशन। जो 28 मंथ की इसलिए बोलते हैं, 28 मंथ इसलिए चला क्योंकि रिजाइन दे दिया इन्होंने। अब रिजाइन देने के बाद अब ये हुआ कि गांधी जी ने बोला हम तो वापस से कोई मास मूवमेंट अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश पहले से ही वीक है। राइट, तो ये पहले से ही वीक है ब्रिटिश, तो हम मास मूवमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उनको ऐसा ना लगे कि हम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुके हैं, और हम इसलिए मास मूवमेंट नहीं कर रहे, इसलिए उनको शो करने के लिए ना इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ है। एक कोई जाता था और थोड़ा बहुत थोड़े दिन वो लोग सत्याग्रह करके और फिर सत्याग्रह खत्म खत्म कर देते थे, ताकि वो दिखाएं कि अभी भी हम मजबूती के साथ अपने इरादों पे डटे हुए हैं और हम लोग डगमगाने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी ब्रिटिश की हालत तो थी खराब, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी, तो जो बेलिजरेंट नेशन है उनका हालत बहुत ज़्यादा खराब था। तो इसमें ब्रिटिश को क्या चाहिए था, ब्रिटिश वांटेड सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उनको चाहिए था कि इंडिया उनको सपोर्ट करे। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो अपनी बातें बढ़ा रहे थे आगे, ताकि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, आप ऐसा कर लो, आप रूल्स बनाने की पावर ले लो। ठीक है, ये सारे आपको ऑफर्स आना शुरू होगा। लेकिन इंडिया ने बोला नहीं, डोमिनियन स्टेटस क्यों, हमको चाहिए इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। और वहीं पर 1940, जब अभी 1940 आएगा ना, तो 1940 में ही कराची रेजोल्यूशन होता है। कराची रेजोल्यूशन क्यों फेमस है, यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड की गई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, सबने मना कर दिया था, पर डिमांड हुई थी। तो अब
हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ब्रिटिश अब हमें देंगे फेवर्स। अब उन्होंने उन्होंने बोला कि चलो आप ये अगस्त ऑफर लो। ठीक है, अगस्त ऑफर में भी यही सब था, डोमिन अब सब कुछ जो ऑफर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अगस्त ऑफर आता है, इंडिया बोलता है नहीं हमें नहीं चाहिए। ऐसा करके बहुत सारे मिशन आएंगे। 1942 में आएगा आपका क्रिप्स मिशन। इंडिया को नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब हम लेंगे पूर्ण स्वराज, खत्म, इससे नीचे कोई बात ही नहीं करनी है। तो अब उसके बाद आ जाएगा आपका 1945 में वेवल प्लान। ये सब प्लान्स आ रहे हैं कि आप कुछ लेके मान जाओ, ज़्यादा प्रोटेस्ट मत करो। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, ये सारे प्लान्स इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। देखो वर्ल्ड वॉर हुई है, सबकी हालत खराब हो चुकी है यूरोप में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है, हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये सारे जो आए हैं ना, जितने भी ऑफर्स और मिशंस आए हैं, ये इन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि इन इसमें से कोई भी प्लान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन एक चीज और हुई है यहाँ पर, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया ना जिस साल, उसी साल एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वो कौन सा मूवमेंट था? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही एक शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट था। शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट था और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट था। इसमें वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत कम दिन तक चला। लेकिन जब गांधी जी ने बोला था कि हम नहीं कोई भी मूवमेंट लॉन्च करेंगे, कोई भी मास एग्रेशन मास मूवमेंट नहीं होगा, सत्याग्रह नहीं होगा, तो ये क्यों लॉन्च हुआ? इसका लॉन्च होने का कारण ये था कि जापान एडवांस कर रहा था ईस्ट की तरफ से। अब हमारे देखो यहाँ पे जापान हमारा इधर इस तरफ पड़ता है ना, जैसे मान लो ये हमारा चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, ऐसे करके। ठीक है, ये सारे आसियान देश हैं अभी। तो यहाँ पे से जापान जो है वो आ रहा था, तो उसने मलेशिया और इन सब के आइलैंड्स में बहुत ही, मलाया आइलैंड और इन सब पे बहुत ही तबाही मचाई थी। ये जापान फासिस्ट रूल था, तो हमने देखा कि ये ईस्ट से आ रहा है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, अपना बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। ठीक है, लेकिन एक और चीज हुई थी 1940 में। 1940 में इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी 1940 से लेकर 1945 तक उसने काम किया, लेकिन उसके बाद सब लोग पकड़े गए थे, है ना। मोस्टली सब लोग पकड़े गए, ये सब मतलब कुछ ज़्यादा उनको मिला नहीं, कुछ ज़्यादा चीज़ें हासिल नहीं हुई। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कि 1945 में आईएनए ट्रायल्स हुए। तो जब ट्रायल्स हुए ना, तो वो ऐसा माहौल बन गया कि नेशनलिज्म जाग उठा लोगों में। ठीक है, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि आईएनए का क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी का क्या था। उसके बाद जो मेजर इवेंट होता है वो होता है 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी, नेवी भी अब जो है वो म्यूटिनी कर गई है। और उसके बाद 1947 1946 में ही आपका माउंट बैटन प्लान आता है। माउंट बैटन प्लान आने के बाद पार्टीशन एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि पार्टीशन इनएविटेबल है। बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब अब एक साथ रह नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो चुकी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान और इंडिया एक साथ नहीं रहेंगे, ये भी बात हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो 1947 में जब इनएविटेबल था पार्टीशन, तो पार्टीशन हो जाता है। और जो ब्रिटिश है ना, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वहां पर एटली आ जाते हैं। ठीक है, जो उनके पीएम है अब वो है एटली, ये लेबर पार्टी के थे। उनकी जो लेबर पार्टी है वहां के थे। और इन्होंने पहले हमारे को डेट मिली थी, क्या डेट मिली थी हमें, 1948, जून में 1948 की हमें डेट मिली थी कि इस दिन हमें आज़ादी मिलेगी। फिर हमें क्यों दे दी? फिर नहीं, उस वहां तक रुकना चाहिए था ना। फिर हमें 15 अगस्त 1947 में क्यों दे दी? क्योंकि अब उनसे कंट्रोल होने लायक नहीं था। ठीक है,
वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही ज़्यादा वो आ गया था, पैसे नहीं है और कितना कहाँ कहाँ कंट्रोल करेंगे। ब्रिटिशर्स के बाद बहुत सारा एरिया था, ब्रिटिशर्स के एम्पायर के लिए बोलते हैं सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिशर्स, लाइक उनके कहीं पे भी ऐसा नहीं होता था कि कहीं ना कहीं तो सन उगा ही होता है, कभी रात नहीं होती थी उनके लिए। या उनका हर जगह ही कॉलोनी है, अफ्रीका में है, यहाँ एशिया में था ही। ठीक है, उन्होंने यूएसए को भी बना रखा था अपना कॉलोनी तो इसलिए बोलते थे कि वहाँ पे कभी भी सनसेट नहीं होता है, जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके ऊपर। तो 15 अगस्त 1947 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 15 अगस्त क्या डेट है? जापान जब हारा है, वर्ल्ड वॉर में हारा है ना जापान, जापान के खिलाफ सारे देश थे जो बेलिजरेंट नेशंस थे, तो वो जब हारा था तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरे। तो जो फाइनल सरेंडर किया था जापान ने, वो किया था 15 अगस्त को। उसी डेट को कमेमोरेट करते हुए 2 साल बाद हमें आज़ादी दे दी गई थी। उन्होंने किया था 15 अगस्त 1945 को, हमको मिली आज़ादी 15 अगस्त 1947 को। फाइनली हमको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। अब हमारा यहाँ पे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है। तो ये आपकी थी पूरी की पूरी टाइमलाइन। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम ऐसे ही मैं ऐसे ही आपके लिए बाकी जैसे मैंने आज आपको एक रफ स्केच बता दिया कि स्टोरी क्या थी, अब मैं आपके लेकर आऊंगी कि कैसे कैसे इवेंट्स फॉलो हुए। हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। आज का सिर्फ ये था कि आपको एक स्टोरी लाइन पता चल जाए। गाइस, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। So do like, comment and share and subscribe our channel. If you have any queries or you want to give us your feedbacks, do use the comment section below and stay tuned for more videos. Thank you.